हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार एसएससी का इंटर स्तरीय जो प्री का एग्ज़ाम हुआ था उसके 8 दिसंबर 2018 के प्रश्न पत्र को हम लोग यहाँ देखने वाले हैं और सभी 150 प्रश्नों को यहाँ पे हम लोग देखेंगे। खासकर जीके के जो भी प्रश्न होंगे उसे हम लोग डिटेल में यहाँ पे कवर करने वाले हैं और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा अगर आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे वो आप सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर इंटर स्तरीय आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो दोनों में ये आपके फायदेमंद होगा। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर अटैम्प्ट करते हो तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाता है कि किस प्रकार के पैटर्न का किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। दूसरा ये कि मतलब अगर प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो उनका क्वालिटी क्या होता है, किस लेवल का प्रश्न होता है, इन सब का भी जो है जानकारी हमें प्राप्त हो जाता है। इसलिए जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है वो काफ़ी फायदेमंद होता है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में। तो उसी को ध्यान में रख के ये आपको लाया गया है और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। यहाँ पे हम लोग जो है आंसर के साथ साथ उसका डिटेल में जब एनालिसिस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा वो भी यहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो तैयारी है वो और अच्छा होता जाएगा। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये आपका लाया गया है और ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आपको ये भी बता दें कि ये जो है इसके पहले हम लोगों ने और कुछ प्रीवियस ईयर को यहाँ पर कंप्लीट किया था। जो आप स्टडी सेंटर के चैनल पर जाओगे तो वहाँ पर आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जो है आपको मिल जाएगा। इसका जो भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे देखोगे बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर पेपर का एक अलग जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है। जब आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। एक तो हम लोगों ने 29 जनवरी 2017 का जो प्रीवियस ईयर पेपर है इंटर लेवल स्तरीय उसे हम लोगों ने कवर किया है। दूसरा कि 5 फरवरी 2017 का जो इंटर लेवल का एग्ज़ाम हुआ था वो हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। और थर्ड जो है हम लोगों ने बिहार एसएससी का जो सेकेंड सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम हुआ था 23 मार्च 2016 को उसे भी हम लोगों ने यहाँ पे कवर किया है। तो आपको 3 प्रीवियस ईयर के पेपर यहाँ पे अभी करवाए गए हैं और सारे जो है वो आपको डिटेल में करवाए गए हैं। काफ़ी अच्छे से इसे एनालिसिस करते हुए इसका करवाया गया है सॉल्यूशन। तो आप इसे देख सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और ऐसे जो है चैनल का इन सब का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप चैनल पे जाके भी इसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा और आप टेलीग्राम चैनल पे स्टडी सेंटर सर्च कर सकते हो या फिर कमेंट में जो है टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक दे दिया जाएगा। आप वहाँ से भी चैनल को ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। अब देखते हैं आज के पहले प्रश्न को कि किस तरीके के प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। देखिए, ये जो पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है वो आपका रीजनिंग से पूछा गया और यहाँ पे हम लोग को सीरीज के प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे बोला गया 9, 12, 21, 33 और 54 ये जो सीरीज है इसको आगे कंप्लीट करना है। तो जब आप सीरीज को देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो डिफरेंसेज है वो मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, मतलब ज़रूर यहाँ पे एडिशन का काम हुआ है और ये सभी जो है वो बढ़ते हुए क्रम में है। मतलब यहाँ पे सबसेक्शन का भी काम नहीं है और मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। देखो, जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वहाँ पे जो डिजिट होता है उसमें गैप काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पे 21 है तो वहाँ पे 105 हो सकता है, 110 हो सकता है। उस तरीके से जो है वहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा। जब यहाँ पे हम लोग गैप को देखेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 और 12 में 3 का गैप है, फिर 12-21 में जो है 9 का गैप है, फिर यहाँ पे आप देखोगे तो ये आपको जो है 12 का गैप मिल जाएगा और यहाँ पे जो है डिफरेंसेज आपको जो देखने को मिलेगा 21 का देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से जब आप इसे देखोगे तो एक तो आपको लग रहा है कि 9, 12, 21 ये पीछे का जो सीरीज है यहीं आपको एडिशन होते जा रहा है। ठीक है, मतलब ये कि पहले क्या था कि 9 था, 9 में के बाद जो है 12 है, तो 12 में जब हम 9 जोड़े तो आपका 21 आ गया। 21 में फिर पीछे वाले अंक को हम जोड़ रहे हैं 12 को तो वो आपका 33 आ जाएगा। और फिर जब 33 में हम लोग 21 को ऐड करेंगे तो वो आपका 54 आ जाएगा। उसी तरीके से वापस से हम लोग अगर 54 में उसका पीछे वाला अंक अर्थात 33 को अगर ऐड करते हैं 54 में, ठीक है, 33 को अगर ऐड करेंगे तो 4 और 3 7 आ जाएगा जो कि 2 जगह पे यहाँ पे है, 3 जगह पे है। ठीक, उसके बाद 5 और 3 8 मतलब 87 जो है यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 1 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न में। यहाँ पूछा गया है विक्रैमुल का 60% है तो प्रतिशत हानि क्या होगी। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो हमें बताया गया कि जो एसपी है
वो क्या है, ये इक्वल है आपका सीपी के 60% का, क्रैमूल का कितना है, तो 60% के बराबर है। ठीक है, ये बोला गया। तो एसपी का बराबर जो है सीपी इंटू 60/100 हो गया। जब आप इसे जो है रेशियो की फॉर्म में लाओगे तो एसपी बाई सीपी यहाँ हो जाएगा, और ये जो है आपका कितना हो जाएगा, 60/100 हो जाएगा। ठीक है, एसपी बाई सीपी और यहाँ पे 60 बाई आपका 100 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये 3/5 के रेशियो में आएगा। 3/5 है यहाँ पे, 3/5 के रेशियो में आ जाएगा, अर्थात आपका जो सीपी है वो 5 हो गया और जो एसपी है वो 3 हो गया। फिर जब यहाँ पे हम लोग को बोला गया ये हानि परसेंट निकालने के लिए, जब तो हम लोग लॉस परसेंट निकालेंगे, तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, पहले तो हानि हो जाएगा, तो हानि मतलब कि क्रैमूल माइनस बिक्रैमूल को करेंगे तो 5-3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, बटे में क्रैमूल, क्रैमूल आपका कितना है 5 है इंटू 100। ठीक है, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये 20 टाइम्स में कट जाएगा, फिर 20 इंटू 2 मतलब 40% जो है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका करेक्ट हो जाएगा 40%। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, पूछा जा रहा है यहाँ पे एक का आपको जो है कोडिंग दिया हुआ है कि कैमल का कोड जो है आपका ये होता है, और फिर आपको थर्ड का कोड बताना है। तो जब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है कि सी का अपोजिट जो है आपको एक्स हो जाएगा, ए का अपोजिट जो है वो आपका जेड हो जाएगा, और एम का एन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट है उसका अपोजिट यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो उसी तरीके से जब आप टी को देखोगे तो टी का अपोजिट जो है वो अब क्या हो जाएगा, तो जी हो जाएगा। ठीक है, जी है। एच का अपोजिट क्या होगा, तो एच का अपोजिट जो है वो आपका एस हो जाएगा, और आई का अपोजिट जो है वो आई आर हो जाता है। आई का अपोजिट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और फिर आई का हो गया, आर का अपोजिट जो है आपका आई हो जाएगा, और डी का अपोजिट जो है वो आपका डब्ल्यू हो जाएगा। अर्थात जी एस आर आई डब्ल्यू, ये जो है आपको करेक्ट यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 का, वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। फिर देखते हैं अगला, पूछा जा रहा है वैश्विक शांति सूचकांक 2017 में भारत का स्थान क्या है। देखो ये जो कि प्रीवियस ईयर का है, 2017 का पूछा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 137। लेकिन हमें जो याद रखना है वो आपका करंट का याद रखना है कि अभी वर्तमान में जैसे जो है वो आपका वैश्विक शांति सूचकांक 2023 की अगर हम लोग बात करें कि 2023 में भारत का रैंक क्या है, तो 2023 में अगर आप देखोगे तो भारत का रैंक जो है वो 126वां है। कितना, 126 जो है भारत का रैंक है 2023 में शांति सूचकांक में। और इस बार अगर पूछा जाए कि जो ये शांति सूचकांक है इसमें कौन सा देश जो है वो आपका टॉप पे है, तो टॉप पे आपको आइसलैंड देखने को मिल जाएगा। आइसलैंड जो है वो आपका प्रथम स्थान पे है। वहीं निचले स्थान पे जो है वो आपको अफ़गानिस्तान मिल जाएगा। अफ़गानिस्तान का जो रैंक है वो आपका 163 अर्थात सबसे निचले पायदान पे है। तो ये दो फैक्ट को भी आप याद रख सकते हैं कि वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का रैंक 126 है, और आइसलैंड जो है वो सबसे शांति प्रिय देश है, और अफ़गानिस्तान जो है वो सबसे निचले पायदान पे अर्थात सबसे अशांत देश के श्रेणी में आता है। देखते हैं अगले प्रश्न को, पूछा जा रहा है इन ए फ्री स्टेट के लेखक कौन है। देखो आप अगर देखोगे तो बिहार एसएससी के एग्जाम में जो है वो बुक एंड ऑथर के काफ़ी सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। आप यहीं से देखते जाना, आपको काफ़ी अच्छे प्रश्न जो है बुक एंड ऑथर को देखने को मिलेंगे। यहाँ पे पूछा जा रहा है इन ए फ्री स्टेट के लेखक, तो इन ए फ्री स्टेट के जो लेखक है वो आपके बीएस नायपॉल है। कौन है, बीएस नायपॉल। और ये एक ऐसे लेखक हैं जिन्हें कि मान बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1971 में जो है इन्हें मान बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और एक तरीके से ये इंडियन है, लेकिन ये ब्रिटिश मुल्क के हैं। ठीक है, भारतीय मुल्क के ये ब्रिटिश नागरिक हैं, इन्होंने ब्रिटिश नागरिकता ले रखी है। और बाकी के जो ऑप्शन है वो भी आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे खुशवंत सिंह का जो है एक फेमस बुक है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति है, और अक्सर एग्जाम में जो है वो पूछ लिया जाता है कि ए ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक कौन है, तो वो आपके हो जाएंगे खुशवंत सिंह। वहीं अगर बात करें रस्किन बॉन्ड की, तो रस्किन बॉन्ड भी जो है वो काफ़ी आपके फेमस राइटर है, और अक्सर इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं,
एक तो आपको देखने को मिलेगा द ब्लू अम्ब्रेला, ठीक है, द ब्लू अम्ब्रेला, ये भी प्रमुख बुक है। इसके अलावा हाल फिलहाल में उनका एक बुक आया हुआ है द गोल्डन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, ये भी इनकी प्रमुख कृति है और ये लेटेस्ट है। द गोल्डन ईयर्स, ये इनकी रस्किन बॉन्ड की जो है प्रमुख पुस्तक है और ये हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। वहीं अगर बात करें विक्रम सेठ की, तो विक्रम सेठ भी एक काफ़ी अच्छे जो है वो राइटर हैं और इनका जो प्रमुख बुक है, एक तो द गोल्डन गेट, द गोल्डन गेट इनकी एक प्रमुख बुक है और इसके अलावा एक और ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल बॉय, ये भी इनकी एक प्रमुख कृति है। तो इन दोनों को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है मैथ के प्रश्न है, तो देखो मैथ के प्रश्न को जो है हम लोग उसके आंसर को देखते जाएंगे। मेनली हम लोग डिस्कस यहाँ पे करने वाले जीके के प्रश्न के ऊपर। तो जो प्रश्न नंबर 6 है, 6 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 80 सेंटीमीटर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही 7 का जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो उसके बाद फिर जब आप ऐड इसमें माइनस कर दोगे एलसीएम लेने के बाद, तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 की अगर बात करें तो 8 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 9 का जो सही आंसर यहाँ पूछा जा रहा है, मानव शरीर का समान तापमान क्या होगा। तो देखो मानव शरीर का जो समान तापमान माना जाता है वो माना जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। आपको पैमाना भी याद रखना है कि किस चीज़ में जो है यहाँ पे दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है कि ये 98.6 डिग्री सेल्सियस आपको दे के कन्फ्यूज किया जाएगा, तो आप वो चीज़ देख लेना कि किस चीज़ में आपको पैमाना दिया हुआ है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में जो है ये मानव शरीर का टेम्परेचर होता है। वहीं अगर इसे सेल्सियस में अगर आप देखोगे तो सेल्सियस में जो है 36.9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 36.9 डिग्री सेल्सियस जो है वो ह्यूमन टेम्परेचर माना जाता है, मानव शरीर का जो तापमान है वो माना जाता है। तो आप दोनों चीज़ को याद रखो, फ़ारेनहाइट में भी याद रखो और सेल्सियस में भी याद रखो। और इसके अलावा आपको बता दें कि स्तनधारी है, स्तनधारी में सबसे ज़्यादा जो गर्म खून माना जाता है वो आपका बकरी का माना जाता है। उसका जो टेम्परेचर है वो जो है 39 डिग्री सेल्सियस जो है वो माना जाता है बकरी का टेम्परेचर, ठीक है। और आपको मालूम ही है कि ये तापमान जो है हमारे बॉडी को जो है वो संतुलित करने का काम करते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है अंगोला की राजधानी क्या है। अंगोला की राजधानी जो है वो आपका लुआंडा हो जाएगा। क्या होगा? लुआंडा। लुआंडा जो है वो अंगोला की राजधानी है। वही अंगोला की अगर मुद्रा की बात करें तो क्वांजा, क्वांजा जो है वो अंगोला की मुद्रा है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब करेंसी और करेंट जो कंट्री और करेंसी है वो यहाँ पे पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो जो भी प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं वो आप देखोगे एकदम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, लेकिन पता नहीं चलता है कि प्रश्न कहाँ से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो अंगोला की राजधानी क्या हो गया? लुआंडा हो गया। वहीं अगर बात करें लुसाका की, तो लुसाका जो है वो आपका कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका जाम्बिया की राजधानी है। जाम्बिया, जाम्बिया की राजधानी कहाँ हो गया? तो वो आपका लुसाका हो गया। इसके अलावा किंशासा, किंशासा हो जाएगा आपका कांगो की राजधानी। कांगो, कांगो की राजधानी कहाँ हो जाएगा? किंशासा। फिर एक आपको दिया हुआ है मोनरोबिया, मोनरोबिया कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका लाइबेरिया की राजधानी है। लाइबेरिया, लाइबेरिया की राजधानी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? मोनरोबिया। तो इन सभी को आप याद रखें। आगे पूछा जा रहा है वायु में प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस में होता है। देखो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप जो है दूर से किस लाइट को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो। तो आप महसूस करोगे कि रेड लाइट जो है वो आपको दूर से भी काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। इसका मतलब कि जो प्रकाश का वेग है वो लाल रंग का सर्वाधिक होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, लाल रंग का जो प्रकाश का वेग है वो सर्वाधिक होता है और जो नीला रंग है उसका प्रकाश का जो वेग है वो आपका सबसे कम, नीला नहीं एक्चुअली बैगनी, ठीक है, बैगनी रंग जो हम लोग पढ़ते हैं ना, बैजा नी हैप्पी नाला, तो उसी में आप याद रखोगे। तो अगर उससे याद रखोगे तो बैगनी रंग का जो आपको वेग है वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा और लाल रंग का वेग जो है वो आपको सबसे कम देखने को मिलेगा। सॉरी, लाल रंग का वेग जो है आपको सर्वाधिक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध प्रारंभिक प्रतिरोध का कितना हो जाएगा। देखो, जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है कि लंबाई का समानुपाती होता है। और जब यहाँ बोला जा रहा है लंबाई को दुगना करना है, तो जब लंबाई को आप दुगना कर दोगे तो जो प्रतिरोध होगा वो जो है 4 गुना हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो ओम से करते हैं। ओम जो है इसका सिंबल होता है, अर्थात ऐसा ही मात्रक जो है प्रतिरोध का वो आपका ओम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप लंबाई को दुगना करोगे तो उसके आयतन में परिवर्तन हो जाएगा, और आयतन में परिवर्तन होने के बाद जो है उसका प्रारंभिक प्रतिरोध का ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4 गुना सही आंसर हो जाएगा, 12 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है कि हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा कौन सा है, जड़, प्रकंद, फल या कंद। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा प्रकंद। प्रकंद अर्थात तना। तना जो है वो हम लोग खाते हैं किसका, हल्दी का। हल्दी हो गया, इसके अलावा अगर बात करो आप अदरक की, हल्दी, अदरक, ठीक है, अदरक, आलू। आलू ये भी पूछा जाता है कि आलू के हम लोग किस भाग को खाते हैं, तो आलू, प्याज, ये सभी जो है एक प्रकार का आपका तना का उदाहरण है, और तनी को जो है हम लोग इसका सेवन करते हैं। वहीं अगर जड़ की बात करें तो जड़ में जो है आपका गाजर आ जाएगा। ठीक है, गाजर हो गया, उसके बाद फिर मूली है, गाजर, मूली, शलजम, ये सब जो है जड़ के उदाहरण है जिसका हम लोग जो है सेवन करते हैं। और ये अक्सर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। पूछा जा रहा है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, शैवाल, कवक, जीवाणु या विषाणु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैवाल। जो फाइकोलॉजी है वो शैवालों के अध्ययन को कहा जाता है। देखो, शैवाल एक ऐसा मतलब जीव है जो कि सहजीवता को दर्शाता है, अर्थात शैवाल और कवक ये दोनों मिलकर जो है सहजीवी का काम करते हैं। लाइकेन में मालूम हो, लाइकेन जो है उसमें इन दोनों की सहजीवता देखने को मिलती है। जो शैवाल है ये क्या करता है कि ये स्वपोषी होता है, ये अपना भोजन जो है वो स्वयं बनाता है, और कवक जो है उसे आश्रय प्रदान करता है। तो ये दोनों मिलकर जो है सहजीवता का उदाहरण पेश करते हैं। तो याद रखिएगा, शैवाल क्या है, ये एक स्वपोषी है जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो अपना भोजन निर्माण करता है, और इसी के अध्ययन को जो है फाइकोलॉजी कहते हैं। जबकि जो कवक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। क्या हो जाता है, माइकोलॉजी। माइकोलॉजी जो है वो आपका कवक का अध्ययन हो। या फिर जीवाणु, जीवाणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो जीवाणु को हम लोग जो है बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। तो इसके अध्ययन को जो है वो बोला जाता है बैक्टीरियोलॉजी। क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी। और विषाणु, विषाणु को हम लोग जो है वायरस के नाम से जानते हैं, और इसके अध्ययन को जो है वायरोलॉजी कहते हैं, वायरोलॉजी। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 कि हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस क्या होता है। तो देखिए, लाफिंग गैस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है N2O। ठीक है, N2O, इसे जो है नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, और ये आपका उदासीन हाइड्रोक्साइड होता है, और इसी को जो है लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। इसका यूज किया जाता है कहीं भीड़ भाड़ वाली जगह से जो है, मतलब कहीं पे अगर भीड़ एकत्रित हो गई है, प्रोटेस्ट कर रही है, तो वहाँ पे लाफिंग गैस छोड़ा जाता है भीड़ को तितर बितर करने के लिए। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे है कि पानी को साफ करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 16, कि पानी को साफ करने के लिए डिसइंफेक्ट का प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है पानी को साफ करने के लिए। और अगर इसके फार्मूला को हम लोग देखें तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वो होता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2। इसी को और भी दूसरे तरीके से लिखा जाता है, जैसे CaClOCl, इस तरीके से भी कहीं कहीं पे लिखता है, लेकिन जो ज़्यादा सही है वो आपका ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से इसे जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड के नाम से इसे जानते हैं। CaOCl2 आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। और कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपको फार्मूला दे दिया जाता है, तो ये आप याद रखिएगा, CaOCl2। ठीक है, आगे पूछा जा रहा है पॉलीथीन इनमें से किसको पॉलीमराइज करके बनता है। तो आप सबको मालूम है कि पॉलीथीन क्या है कि जो है ये इथिलीन का पॉलीमर है, किसका, एथिलीन का। और जो एथिलीन का फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4। ठीक है, तो C2H4 का ही ये पॉलीमराइज है, और जिसे हम लोग पॉलीथीन के नाम से जानते हैं। ये एक प्रकार का बहुलक है।
इसी टाइप से कुछ और भी बहुलक होते हैं, जैसे रबड़ हो गया। उसके बाद फिर जो आप पाइप देखते हो पानी का पाइप वगैरह, तो वो भी एक बहुलक से ही बना होता है, जिसे बोलते हैं पीवीसी। क्या बोलते हैं? पीवीसी, पॉली विनाइल विनायक क्लोराइड। तो उसके बहुलक का रूप जो है आपका पीवीसी देखने को मिलेगा। विनाइल क्लोराइड जो है उसका बहुलक होता है पीवीसी। ठीक है। तो और बात करें रबड़ की, तो रबड़ जो है वो बहुलक होता है आइसोप्रीन का। और इन सभी बहुलक का यूज जो है हमारे डेली लाइफ में किया जाता है। आगे पूछा जा रहा है, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 लागू की गई थी। तो देखो आपका जो कानून है वो पास तो हो गया था 2009 में, लेकिन इसे जो है लागू किया गया था अप्रैल 2010 से। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और शिक्षक से संबंधित जो है कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, जिसे SSA भी बोला जाता है। सर्व शिक्षा अभियान ये कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था आपका 2001 में जो है ये आपका शुरू किया गया था। वहीं शिक्षा नीति 1986 जो है पूछा जाता है कि ये किसके अध्यक्षता में ये कमेटी गठित की गई थी? तो वो आपका गठित किया गया था कोठारी आयोग के मतलब के द्वारा जो है किया गया था। एक इस कोठारी थे, उनके द्वारा आपका नई शिक्षा नीति 1986 दिया गया था। और उसके बाद अभी की अगर बात करें, जो नई शिक्षा नीति आपका लागू हुआ है 2020 का, वो किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया है के कस्तूरी रंगन। के कस्तूरी रंगन के द्वारा ये आपका नई शिक्षा नीति जारी किया गया। और ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया, इसलिए याद रखिएगा कि जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो किसके द्वारा दिया गया? तो के कस्तूरी रंगन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो देखो क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑप्शन को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो पूछा जा रहा है सोडियम है, मैग्नीशियम है, मैग्नीज है और नाइट्रोजन है। तो क्लोरोफिल में आप सबको मालूम है कि क्लोरोफिल में जो है वो आपको मैग्नीशियम पाया जाता है, और यही जो है आपके प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करता है। जो पौधे हैं, प्रकाश की पत्तियां हैं, उनमें जो क्लोरोफिल पाया जाता है उसमें मैग्नीशियम होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है उसमें हेल्प करती है। फिर एक प्रश्न ये आता है कि जो क्लोरोफिल है वो जनरली जो पत्ते होते हैं, पौधे के पत्ते हैं, उनके हरे भाग में ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन जो लाल रंग के प्रकाश है, ठीक है, लाल रंग के प्रकाश में जो है क्लोरोफिल अधिक सक्रिय होता है। ये बातें भी यहाँ पे आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में आपका काम आ सकता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने व्यापकता का सिद्धांत की नीति जारी की थी या प्रस्तुत किया था? तो आप सबको मालूम है कि व्यापकता का सिद्धांत अर्थात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये किसके द्वारा लाया गया था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, जिसमें क्या था कि अगर आपका जो है मतलब किसी भी राजा का अगर अपना पुत्र नहीं है तो वो किसी और को एडॉप्ट नहीं कर सकता। वो व्यापकता का सिद्धांत के तहत किया गया था, और इसी के तहत अलग अलग जो राज हैं उन्हें हड़पा गया था। सबसे पहले जो बात किया जाता है तो सतारा को, ठीक है, सतारा को 1848 ईस्वी में वो हड़प लिया गया था इसी नीति के तहत। उसके बाद फिर जो है झांसी को भी हड़पा जाता है, और अवध के ऊपर जो है अवध को भी प्रयास किया जाता है, लेकिन फिर अंत में क्या है कि उसके ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर उसे हड़पा जाता है। तो मेनली आप याद रखिएगा सतारा को सबसे पहले किया गया, फिर झांसी को भी जो है इसके अंतर्गत हड़प लिया गया था। और ये जो है लाया किसने था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था। आगे है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बाजार का मुख्यालय का अर्थात सेबी का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ पे है? तो याद रखिएगा सेबी का जो मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। ठीक है, और सेबी की स्थापना अगर पूछा जाए कि वो कब हुआ था, तो इसकी स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1988 को जो है इसका स्थापना हुआ था। लेकिन इसको जो है वैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया था वो आपका 1992 में प्रदान किया गया था। ठीक है, स्थापना कब हुआ? तो 12 अप्रैल 1988 को, और वैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? तो 1992 में जो है इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और आप सबको मालूम है कि जो सेबी है वो क्या है कि जो शेयर बाजार है उसको रेगुलेट करने वाली एक सर्वोच्च संस्था है। अगला है कि बिहार में जल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जल मंदिर जो है वो पावापुरी में अवस्थित है, और यहीं पे जो है जो जैन धर्म के अंतिम प्रवर्तक है जो विस्मित तीर्थंकर है, उनका यहाँ पे समाधि स्थल है। ठीक है, जल मंदिर में।
तो ये आप याद रखिएगा। और जल मंदिर कहाँ है, तो ये आपका नालंदा जिला के पावापुरी में स्थित है। फिर है किस राज्य में जेमू ग्लेशियर अवस्थित है। ये जेमू ग्लेशियर जो है वो आपका सिक्किम वाले क्षेत्र में अवस्थित है। कहाँ, सिक्किम में। तो ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और यह जो जेमू ग्लेशियर है ये किसका पार्ट है, तो ये आपका जो कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट है जेमू ग्लेशियर। और इस टाइप के प्रश्न जो है वो बिहार एसएससी के द्वारा पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा। कुछ और भी जो है उन्हें भी याद रखिएगा, जैसे कि आपका नुब्रा ग्लेशियर है। आपको मालूम होगा कि हाल में जो है नुब्रा हिमखंड में ये आपका है कहाँ पे, तो उत्तराखंड में। यहाँ पे क्या हुआ था कि जो हिमखंड के द्वारा सैलाब आ गया था, और जो आपका उत्तराखंड का क्षेत्र है वहाँ पे बाढ़ के जो वो आपदा यहाँ पे देखी गई थी नुब्रा घाटी में। ठीक है, इसके अलावा फिर चोंग हिमनद है, फिर और भी कुछ है जो कि पूछे जाते हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, कौन सा, सियाचिन। सियाचिन आपको मालूम होगा कि ये आपका जो है लद्दाख में, पहले आपका जम्मू कश्मीर में था लेकिन अब लद्दाख में जो है ये आपका स्थित है, लद्दाख यूनियन टेरिटरी में। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखें। अगला जो प्रश्न है वो आपका मैथ का है, मैथ नहीं मतलब रीजनिंग का है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 46 जो है यहाँ पे टोटल बच्चे हो जाएंगे। आगे कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है, तो ये आपका पॉलिटिक का पूछा जा रहा है। कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका लिया गया है जापान से। ठीक है, जापान के संविधान से ये चीज़ें ली गई है। जो भारत का संविधान है उसमें जो विभिन्न देशों हैं वहाँ के संविधान में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो सारा यहाँ पे संकलित किया गया है, उन सभी को लिया गया है। जैसे जापान से जो है विधि कानून के द्वारा या विधि के द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो आपका लिया गया है। वहीं अगर बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान में, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो आपका संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है, जो संविधान में अमेंडमेंट होता है तो वो अमेंडमेंट की जो प्रक्रिया है वो आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ठीक है, वहीं अगर बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है वो प्रस्तावना की भाषा का जो है वो लिया गया, प्रस्तावना की भाषा का। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया से ही जो है आपका समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है, ठीक है, सेंट्रल स्टेट के बीच जो संबंध है उसका भी उल्लेख जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत में लिया गया है। वहीं ब्रिटेन की अगर बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। ठीक है, एकल नागरिकता। इसके बाद जो संसदीय प्रक्रियाएं हैं, संसदीय शासन प्रणाली है वो भी जो है आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और यहाँ से प्रश्न जो है अक्सर यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला आपका जो है यहाँ पे रीजनिंग का प्रश्न है और पूछा जा रहा है यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसे ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, एक जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 की बात करें तो 27 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। 22, 28 यहाँ पे पूछा जा रहा है भारतीय वन्यजीव संस्थान अवस्थित है। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान जो है वो आपका देहरादून में स्थित है। कहाँ, देहरादून में। और इसकी जो स्थापना है वो आपका 1982 में किया गया था, ताकि जो वन्यजीव हैं उन्हें संरक्षित किया जा सके। वहीं अगर बात करें देहरादून की, तो देहरादून में आपको कुछ और भी संस्थान के मुख्यालय देखने को मिलेंगे, जैसे भारत पेट्रोलियम। ठीक है, भारत पेट्रोलियम का जो है हेडक्वार्टर आपको देहरादून में देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है उसका भी आपको हेडक्वार्टर जो है भोपाल में मतलब देहरादून में देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो है आपका मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 6600 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है किसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा भविष्य के ईंधन के नाम से जो है वो हाइड्रोजन को जो माना जाता है। और अभी आप देखोगे तो बहुत सारे जो हाइड्रोजन से संचालित होने वाली वाहन है वो आपका विकसित हो रहा है, और इसे जो है ग्रीन हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे ग्रीन हाइड्रोजन आपका बस सर्विस जो है वो आपका स्टार्ट हो गया। बहुत सारे जो है देश में इसका जो ट्रेन का परिचालन है वो भी हाइड्रोजन के ऊपर किया जा रहा है। हाइड्रोजन आपको मालूम होना चाहिए जो सूर्य और तारे हैं वहाँ भी हाइड्रोजन आपको देखने को मिलता है। उन लोगों उनका जो है लगभग सूर्य और तारे का लगभग 70% भाग जो है वो आपका हाइड्रोजन से ही बना होता है। और यही हाइड्रोजन जो है वो जब
दो संलयन होता है तो आपका जो है ऊर्जा का निर्माण करता है सूर्य में। तो ये भी आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि संलयन, नाभिकीय संलयन के द्वारा जो है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ऊर्जा उत्पन्न होता है आपका सूर्य में। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे बोला जा रहा है जिस प्रकार इक्थियोलॉजी संबंधित है मछलियों के अध्ययन से, उसी प्रकार जेरेंटोलॉजी किससे संबंधित है। देखो, है तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन, लेकिन रीजनिंग में भी क्या है कि आपका एक तरीके का जीके का है। जो आपका इक्थियोलॉजी है, इक्थियोलॉजी क्या होता है, तो मछलियों के अध्ययन को जो है इक्थियोलॉजी कहते हैं। वहीं जो जेरेंटोलॉजी है, जेरेंटोलॉजी बोला जाता है किसे, तो वृद्धावस्था के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो जेरेंटोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से और भी चीज़ें होती है, जैसे मिट्टी का अध्ययन, तो मिट्टी के अध्ययन को जो है वो आपका पेडोलॉजी बोला जाता है। पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर बात करें रक्त के अध्ययन को, तो रक्त के अध्ययन को जो है वो हेमेटोलॉजी के नाम से जाना जाता है, हेमेटोलॉजी। और अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, इसे जो है अनुवांशिकी कहते हैं, अनुवांशिकी। अनुवांशिकता के अध्ययन को क्या कहा जाता है, अनुवांशिकी, या फिर इसी को जेनेटिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जेनेटिक्स। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे जो है ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है, और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ना तो एक सही है, ना ही दो सही है। अब फिर आगे है कि कौन सा द्वीप, क्वेश्चन नंबर 33, कौन सा द्वीप जो है प्रवाल भित्ति से निर्मित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बरमुदा द्वीप। और बरमुडा ट्रायंगल भी आपको मालूम होगा कि ये आपका जो है अटलांटिक महासागर में है, और ये जो द्वीप है वहाँ पे जो है ऐसा देखा जाता है कि जो इसके नज़दीक जाता है वो चीज़ें जो है गायब हो जाती है, ऐसा बोला जाता है, और वो शायद ग्रेविटेशन के कारण ये जाना जाता है। तो याद रखिएगा, बरमुदा जो द्वीप है वहाँ पे प्रवाल भित्ति, वो प्रवाल भित्ति से निर्मित है। और उसी टाइप से अगर आप देखोगे तो आपका जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो भी जो है किस चीज़ का बना हुआ है, तो प्रवाल भित्ति से निर्मित माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वो आपका रीजनिंग का है। इसमें ट्रायंगल आपको काउंट करना है कि टोटल कितने ट्रायंगल है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 27। यहाँ पे कुल जो त्रिभुजों की संख्या है वो आपका 27 हो जाएगा। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा, ये जो है आपका रीजनिंग का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखो ये आपका है क्या, उम्र से रिलेटेड है, एज से रिलेटेड प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 44 ईयर। यहाँ पूछा क्या गया है, वर्तमान आयु पूछा गया पिता का, तो वो जो है 44 ईयर हो जाएगा। देखते अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है बिहार में सेवक का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 2011 को ये लागू हुआ था। और ये जो अधिनियम था वो आपका 2010 में आया था, और लागू कब से हुआ, तो ये 15 अगस्त 2011 से लागू हुआ था। इसी टाइप का एक और है, जैसे लोक शिकायत निवारण अधिनियम। ठीक है, लोक शिकायत निवारण अधिनियम, ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, और अक्सर जो है बिहार सरकार के द्वारा इसे प्रचारित किया जाता है, तो आप इसे भी याद रखिएगा। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है ये आपका आया था 2015 में। ठीक है, 2015 में ये से लाया गया था, लेकिन ये पूरे बिहार में जो है वो 5 जून 2016 से ये पूरे बिहार में लागू है। तो आप इस फैक्ट को भी याद रखें कि लोक शिकायत निवारण अधिनियम जो है वो 5 जून 2016 से पूरे बिहार में लागू है। आगे है कि वायु प्रदूषण का संकेतक किसे माना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकेन। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का। लाइकेन जो है इसे वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। एक्चुअली होता ये है कि जिस क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ता है वहाँ पे लाइकेन जो है उसकी उपस्थिति जो है समाप्त हो जाती है। ठीक है, इसलिए इसे संकेतक के तौर पे माना जाता है। और अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे हैं कि लाइकेन जो है ये दो जीवों की सहजीवता इसमें होती है, एक तो कवक और दूसरा शैवाल। ये दोनों जो है उनकी सहजीवता यहाँ पे देखी जाती है। शैवाल क्या करता है, ये भोजन प्रदान करता है, और जबकि कवक जो है ये इसे सुरक्षा प्रदान करता है और रहने के लिए स्थान देता है। तो इन दोनों की सहजीवता जो है आपका लाइकेन में देखने को मिलता है। लाइकेन के बारे में एक और फैक्ट याद रखिएगा कि लाइकेन का यूज जो है वो आपका लिटमस पत्र बनाने में किया जाता है। लिटमस पेपर जो बनाने में इसका यूज किया जाता है लाइकेन का।
आगे है कि मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। देखो हेडलाइट का काम क्या होता है कि जो लाइट है, ठीक है, जो बल्ब है उसका जो प्रकाश है वो फैलाना, तो प्रकाश को फैलाने का जो काम करेगा वो आपका अवतल दर्पण के द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा? अवतल दर्पण के द्वारा किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो है 38 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कहीं पे भी अगर आपका लाइट को जो है एक जगह एकत्रित करने की बात आएगी तो उसमें आपका यूज होगा उत्तल दर्पण, ठीक है, वहाँ पे आपको उत्तल दर्पण यूज हो जाएगा। या फिर कोई बड़े वस्तु को छोटे वस्तु में दिखाना होगा तो वहाँ पे उत्तल दर्पण यूज हो जाएगा। जैसे कि जो आपका कार में साइड मिरर होता, जिसमें छोटे छोटे पीछे से जो भी वाहन आ रहे हैं उनका छोटा छोटा इमेज आपको देखने को मिल जाता है, तो वो आपका उत्तल दर्पण का उदाहरण है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को याद रखिएगा। अवतल दर्पण का यूज जो है वो आपका मोटर कार के हेडलाइट में किया जाता है। इसके अलावा अगर आप इसको देखोगे तो अवतल दर्पण जो है वो आपको दाढ़ी बनाने में भी इसका यूज होगा, या फिर जो आँख कान नाक के जो डॉक्टर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे देखने को मिलेगा। उत्तल दर्पण का यूज तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो साइड मिरर है वहाँ पे किया जाता है। इसके अलावा एक सोडियम परावर्तक सतह के रूप में भी इसे यूज किया जाता है, वहाँ लैंप में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है कि ब्यास सम्मान 2017 से किसे सम्मानित किया गया था। देखो ये 2017 से रिलेटेड है, तो उस टाइम जो दिया गया था 2017 में वो दिया गया था ममता कालिया को। किसे दिया गया था? ममता कालिया को दिया गया था। लेकिन अभी जो है 2023 की बात करें तो ब्यास सम्मान 2022 दिया गया है, ठीक है। ब्यास सम्मान 2022 दिया गया और ये दिया गया है 2023 में। 2023 में ये प्रदान किया गया, तो आपको याद रखना है ब्यास सम्मान 2022। और ये किसे दिया गया? तो ये दिया गया है ज्ञान चतुर्वेदी को। ज्ञान चतुर्वेदी, उन्हें जो है ये पुरस्कार दिया गया ब्यास सम्मान 2022, और ये 32वां जो है इन्हें ब्यास सम्मान दिया गया। कभी कभी क्या करता है ये आपका 2017 नहीं देके जो प्राइज है वो आपको दे दिया जाए कि 32वां ब्यास सम्मान 2022 ये किसे प्रदान किया गया, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। आप इसे याद रखिएगा। ये रीजनिंग का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा 40 नंबर का वो ए नंबर हो जाएगा। 41 की बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 42 ये आपका ब्लड रिलेशन से रिलेटेड है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सी नंबर। देखते हैं आगे पूछा जा रहा है 43 नंबर कि बिहार के किस नृत्य की समानता गुजरात के गरबा से है, ठीक है। जैसे गुजरात में गरबा खेला जाता है उसी टाइप से बिहार का कौन सा नृत्य है, तो वो जो है झिझिया जो नृत्य है वो आपका गुजरात के गरबा जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, झिझिया नृत्य की समानता जो है गुजरात के गरबा से है। और जाट जाटिन जो है ये भी जो है बिहार का ही एक नृत्य है जो बिहार में परफॉर्म किया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे पूछा जा रहा है भारत में कौन सी पार्टी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। देखो ये आपका एग्जाम जो है 2018 में हुआ है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो होगा समाजवादी पार्टी। क्या हो जाएगा? समाजवादी पार्टी जो है वो आपका नेशनल पार्टी नहीं था। और अभी वर्तमान में अगर हम बात करें तो टोटल जो नेशनल पार्टी है उनकी कुल संख्या आपका 6 हो गया है। आपको उसमें कौन कौन मिल जाएंगे, तो एक तो आपका बहुजन समाज पार्टी मिल जाएगा, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मिल जाएगा, तो दो तो यहाँ पे मौजूद है। ये तृणमूल कांग्रेस पहले था लेकिन अभी जो है ये भी आपका राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, इसका दर्जा भी जो है वो समाप्त हो गया। इन दोनों के अलावा एक तो आपका जो बीजेपी है वो आपकी राष्ट्रीय पार्टी है, फिर कांग्रेस वो आपका राष्ट्रीय पार्टी है। तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गए। इसके अलावा जो आप है, ठीक है, अरविंद केजरीवाल की जो पार्टी है वो भी अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एक है नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP। ये आपका जो है वो मेघालय का जो एरिया है वहाँ पे आपको जो है नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिलेगा। कोनराड संगमा की ये पार्टी है और ये भी जो है एक नेशनल पार्टी है। इसे भी जो है 2013 में ही इसे नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखें। और अभी जो टोटल नेशनल पार्टी की संख्या है वो कितना हो गया? 6 हो गया। एक का आपका बहुजन समाज पार्टी, दूसरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा बीजेपी, फोर्थ कांग्रेस, फिफ्थ आप और सिक्स जो है NPP नेशनल पीपुल्स पार्टी। देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 45
कि प्लाज्मा का मुख्य अवयव क्या है। तो याद रखिएगा प्लाज्मा में जो है वो आपको जल की प्रधानता देखी जाती है। जल जो है इसका एक प्रमुख अवयव होता है। कुल प्लाज्मा में जो है 90% भाग जो है वो आपका जल का होता है। वहीं अगर प्लाज्मा की बात करें तो प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का जो है लगभग 55% भाग जो है वो आपका प्लाज्मा होता है। आपको मालूम होना चाहिए प्लाज्मा जो ब्लड होता है उसमें आपको तीन चीज़ें मेनली पाई जाती है। एक होता है आरबीसी, ठीक है, एक आरबीसी होता है, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। ये आपका जो प्रमुख जो है कोशिकाएं होती है, रक्त कणिकाएं होती है जो आपका ब्लड में पाया जाता है। उसके अलावा जो पार्ट होता है वो आपका प्लाज्मा का होता है और उसमें 90% जल पाया जाता है। देखो जल के अलावा भी जो है प्लाज्मा में और भी चीज़ें पाई जाती है, जैसे प्रोटीन पाया जाता है। प्लाज्मा में आपको प्रोटीन भी देखने को मिलेगा जो लगभग आपका 7% होता है। इसके अलावा लवण भी आपको देखने को मिलता है जो 0.9% के प्रॉक्स होता है और बहुत ही अल्प मात्रा में आपको ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। ग्लूकोज की भी जो है मात्रा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो कि 0.1% के आसपास होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ को आप याद रखें। आगे क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा जा रहा है कि बिहार में होमरो लीग के अध्यक्ष कौन थे। आपको मालूम होगा कि जो नेशनल लेवल पे होमरो लीग की स्थापना जो है वो की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। और बिहार में जो होमरो लीग की स्थापना मतलब उसका जो कार्यभार देखने का काम है वो मौलाना मजरुल हक के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मौलाना मजरुल हक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बात करें मौलाना मजरुल हक को तो इन्हें जो है फ़कीर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फ़कीर के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने जो बिहार में होमरो लीग की स्थापना की थी, इन्होंने पटना में इसका स्थापना किया है। कहाँ? पटना में। तो ये सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, मौलाना मजरुल हक ने ही जो है वो आपका एक समाचार पत्र जारी किया था जिसका नाम था द मदरलैंड। ये समाचार पत्र भी जो है वो आपका मजरुल हक के द्वारा जारी किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है 47 जो मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 21,000 रुपये। अगला है 48 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। देखो तैरना जो है वो तालाब से रिलेटेड है और ट्रैकिंग जो है वो बोला जा रहा है मैदान से, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो आपका पर्वत से होगा। पर्वत पे चढ़ाई को जो है वो ट्रैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। आगे है कि 1 से 9 तक के सभी अंकों के वर्गों का योग आपको बताना है, जैसे कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, इस तरीके से जो है आपको +9 के स्क्वायर तक का जो है योग आपको बताना है। तो इसका सिंपल है, इसका एक फार्मूला होता है n इंटू n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये इसका फार्मूला होता है। आप इस पे जब पुट करोगे तो आपको इसका सही आंसर आ जाएगा जो कि आपका हो जाएगा 285, ठीक है। सिंपल है, यहाँ बोला गया 9 तक के अंकों का योग है मतलब 9 हो जाएगा, फिर 9+1 अर्थात 9 इंटू यहाँ पे 10 हो गया, फिर है 2n+1, 2n मतलब यहाँ पे अगर 9 पुट करोगे तो 9 दूनी 18 प्लस 1 मतलब 19, ठीक है, गुनी यहाँ पे 19 हो जाएगा 19 और यहाँ पे डिवाइडेड 6 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आपका 285 जो है वो करेक्ट आंसर आ जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 50 नंबर बोलता रहे संपूर्ण मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे बोल रहा है मानव शरीर में, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं किया है कि बच्चे का हो या फिर किसका, बड़े का। तो ऐसे में आपको जो है मानना है कि ये बड़े आदमी का ही पूछा जा रहा है और संपूर्ण मानव शरीर में बड़े आदमी में जो हड्डियों की कुल संख्या होती है वो आपको होता है 206, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं अगर बच्चे की बात करें तो बच्चे में जो हड्डियों की संख्या है वो 300 से ज़्यादा होती है, ठीक है। देखते हैं आगे जो है ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो पैटर्न बन रहा है वो ये बन रहा है 7 इंटू 4 -2। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा 52 -2 जो है वो 50 आ जाएगा। फिर ये मैथ का है तो 52 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए हो जाएगा। 53 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 80।
54 बोल रहा है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। वहीं अगर बात करें जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक फेमस बुक लिखा गया नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। ठीक है, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो जेपी के द्वारा लिखा गया है। और भी पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया है, तो एक हम लोग याद रखते हैं नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया, ये किसके द्वारा है? जेपी के द्वारा। वहीं अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू की, तो जवाहरलाल नेहरू का एक फेमस बुक है आपका, जिसे बोलते हैं द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया? और काफ़ी ज़्यादा जो है एग्जाम में पूछा भी जाता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये जो है आपका नेहरू के द्वारा लिखा गया। वहीं एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा भी कई सारे बुक लिखे गए, जैसे द विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारे जो है एपीजे अब्दुल कलाम के फेमस बुक हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। 55 जो है आपका रीनिंग का प्रश्न है, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 56 इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 53 जो है करेक्ट हो जाएगा। 57 की अगर बात करें तो 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर पूछा जा रहा है बेकिंग सोडा के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखो ये प्रश्न जो है आप कभी गलत नहीं करोगे, इसका एक बहुत अच्छा ट्रिक है। बेकिंग सोडा मतलब खाने वाला सोडा। तो खाने के चीज़ में क्या करते हैं, खाने के साथ साथ जो है खाना के साथ साथ आपको पानी की भी आवश्यकता पड़ती है। तो वैसे में क्या होता है, आप इसका फार्मूला अगर आप देखोगे तो ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, NaHCO3। यहाँ सोडियम और कार्बोनेट के साथ आपको हाइड्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, जैसे खाने के साथ साथ पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही यहाँ पे भी आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। किसमें? तो बेकिंग सोडा में। वहीं एक होता है आपका धोवन सोडा, धोने वाला सोडा, तो उसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में क्या होता है कि आप यहाँ पे देखोगे तो सोडियम और कार्बोनेट है, यहाँ पे जल नहीं होता। तो इसमें अलग से हम लोग जो है वो 10 जग पानी मिलाते हैं, 10 मग पानी अगर मिलाएंगे तो वो आपका धोवन सोडा हो जाएगा। तो ये आपका फार्मूला होता है किसका? धोवन सोडा का, धोवन सोडा का। और यही दोनों ज़्यादातर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और कंफ्यूज भी किया जाता है। तो आप इसे जो है थोड़ा सा ध्यान में अगर आप रखोगे इस तरीके से तो आपको कभी गलत नहीं होगा। धोवन सोडा में क्या है कि पानी हम लोग धोने के लिए अलग से मिलाते हैं, जबकि जो खाने वाला सोडा है, बेकिंग सोडा है, उसमें जो है पानी पहले से आपका हाइड्रोजन मौजूद होता है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। तो इसका 58 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे 59 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी नंबर 512 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं आगे 60 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका डी नंबर, ये आपका CISI का क्वेश्चन है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 61 ये बोलता है कि चंद्रमा से पृथ्वी की औसत दूरी क्या है। ऑप्शन को अगर देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है 3,84,365 किलोमीटर, 3,64,365, 3,64,500 किलोमीटर और 3,64,600 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3,84,365 किलोमीटर। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे वह महिला जो इंडियन नेशनल आर्मी अर्थात आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल जो है वो आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी, और ये जो है झांसी ब्रिगेड जो था उसका ये कमांडर थी, झांसी ब्रिगेड की। और लक्ष्मी सहगल के बारे में एक फैक्ट और है कि ये पहली ऐसी महिला थी जो राष्ट्रपति चुनाव जो है वो लड़ी थी, लक्ष्मी सहगल। वहीं अगर बात करें कादम्बी गांगुली की, तो ये जो है वो प्रथम स्नातक महिला थी, और इन्होंने जो है कांग्रेस में जो है शामिल हुआ था, और कांग्रेस में शामिल होने वाली ये पहली महिला भी थी, और भाषण भी इन्होंने दिया था। तो उस टाइम के लिए एक बड़ी बात थी। फिर आगे ये आपका रेनिंग का ही है, पूछा जा रहा है कौन जो है बेमेल है। तो अगर आप इन सब में देखोगे तो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सभी जो है गैस है, जबकि कार्बन जो है वो आपको ठोस रूप में भी नज़र आता है। कोयला, ग्रेफाइट, हीरा, ये सभी जो है कार्बन के ही रूप है, तो वहाँ ये आपको ठोस रूप में देखने को मिलेगा। तो ये आपका बेमेल हो जाएगा।
आगे की कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। तो देखो जो योजना आयोग के द्वारा पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी, तो वो अलग अलग उसका टारगेट होता था और उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो मॉडल बने हुए होते थे। तो जो पहला था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना, ये कहीं ना कहीं आपका जो रसिया का मॉडल था उस पर प्रभावित था और वो आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। किस पे? हेराल्ड डोमर मॉडल पे। वहीं आपका जो है सेकेंड जो पंचवर्षीय योजना थी, ये आपका पीसी महालिनोबिस जो मॉडल था उस पर आधारित था। ठीक है। अगर इसके टाइम पीरियड की बात करें तो आपका 1951 से जो है 1956 तक आपको जो है पहला 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है और 1956 से जो है 61 तक आपको सेकेंड 5 ईयर प्लान देखने को मिलता है। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है आपका 1961 से लेके 66 तक देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बाद 3 साल तक का जो है आपका योजना अवकाश होता है और वहाँ पे मतलब जो है एक वर्षीय वो चलने लगता है। युद्ध के कारण, चाइना युद्ध हो गया या फिर और कुछ और रीजन थे, उन सब के कारण जो है 66 से 69 तक एक वर्ष का जो है वो आपका प्लानिंग चलता है। फिर आपका जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है वो आपका 1969 से 74 तक चलता है। तो इन सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली और मुंबई। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। जो आपका राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर बात करें जो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान है वो भी नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें पुणे की, तो पुणे में जो है आपको वेधशाला केंद्र जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। भारतीय मौसम वेधशाला वो कहाँ पे स्थित है, तो वो आपका पुणे में स्थित है। हैदराबाद को जाना जाता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उस का केंद्र जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा, अर्थात उसका प्रयोगशाला जो है आपको हैदराबाद में देखने को मिलेगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में भी कई सारे चीज़ है जिसका आपको हेडक्वार्टर है। एक तो अगर आप इकोनॉमिकली देखोगे तो सेबी का हेडक्वार्टर आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। वहीं मुंबई में जो है भारतीय चुंबकीय अनुसंधान केंद्र भी जो है वो आपको मुंबई में ही देखने को मिलता है। ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा जा रहा है किस देश ने फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप 2017 जीता है। देखो इस टाइप का फीफा से रिलेटेड प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, वो भी आपका अंडर 17 पूछा गया है। तो याद रखिएगा फीफा का अंडर 17 जो वर्ल्ड कप था 2017 का, वो आपका जीता था जर्मनी ने। किसने? तो जर्मनी नहीं बल्कि इंग्लैंड जो है उसका विजेता हुआ था। और वहीं आपका 2021 का जो फीफा वर्ल्ड कप है, जो आपका मेन फीफा वर्ल्ड कप है, उसका जो विजेता है वो आपका ब्राज़ील हुआ है। ठीक है, वो आप सबको मालूम होगा कि फीफा 2021 का जो विजेता है वो कौन है, तो ब्राज़ील है 2021 का विजेता। अगला है 67 वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है। इसमें अगर आप ऑप्शन को देखोगे तो ऑप्शन आपको जो है कन्फ्यूजिंग बनाया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा 0.03%। जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो आपका 0.03% होता है। वहीं अगर 0.93% की बात करें तो ये आपका आर्गन होता है। जो आर्गन की मात्रा होती है वो आपको 0.93% देखा जाता है। ये आप सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन की 78%, 21% किसका मात्रा होता है, तो ऑक्सीजन का। उसके बाद आपको जो है आर्गन को देखने को मिलता है। उसके बाद फिर आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% देखने को मिलती है। आगे वनस्पति घी के निर्माण में क्या प्रयोग किया जाता है, तो उसमें जो है आपका हाइड्रोजन गैस यूज होता है। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं आगे 69। तो 69 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 70 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे पूछा जा रहा है मानव शरीर में गुणसूत्रों के कितने जोड़े पाए जाते हैं। तो मानव शरीर में जो है टोटल यहाँ पे जोड़े पूछा जा रहा है, तो जोड़े जो है वो आपको 23 जोड़े पाए जाते हैं मानव गुणसूत्र में। और वहीं अगर कुल गुणसूत्रों की संख्या पूछा जाए तो वो आपका फिर 46 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं आगे। यहाँ पे 72 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 73 की बात करें तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
आगे पूछा जा रहा है इंद्रावती बाघ रिजर्व कहाँ स्थित है। तो इंद्रावती बाघ रिजर्व जो है ये आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और इसके अलावा जो है कुछ और जो है वो पूछा जाता है, जैसे कि आपका पंचमढ़ी पूछा जाता है। ठीक है, पंचमढ़ी, पंचमढ़ी जो है वो आपका कहाँ है, तो ये आपका एमपी में स्थित है। इसके अलावा फिर मानस के बारे में पूछ लिया जाता है कि मानस नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो आपका असम में मिल जाएगा, असम में मानस नेशनल पार्क मिल जाएगा। कर्नाटक में अगर बात करें तो नागरहोल, नागरहोल जो है वो आपका कर्नाटक में है। ठीक, उसके बारे में भी पूछा जाता है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो ये तीसरा ऐसा प्रश्न है जो बुक एंड ऑथर से पूछा गया है। यहाँ पे भी पूछा जा रहा है द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका किरण देसाई। किरण देसाई के द्वारा जो है ये आपका बुक लिखा गया है। वहीं अगर बात करें अरुंधति राय की, तो अरुंधति राय की जो फेमस पुस्तक है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, कौन सा, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये किसकी पुस्तक है, तो अरुंधति राय की पुस्तक है। ये भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। वहीं अगर बात करें झुम्पा लाहिरी की, तो झुम्पा लाहिरी का जो फेमस बुक है वो है द नेम सेक, द नेम सेक इनकी एक फेमस कृति है। अगला प्रश्न है आपका 76 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन है 2011, 2010, 2009 या 2012। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2010। जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसे एनजीटी भी हम लोग बोलते हैं, तो इसका जो स्थापना है वो आपका 2010 में किया गया था। और ये जो है कहाँ स्थित है, तो ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में आपका स्थित है। ठीक है, और ऐसा है कि जो एनजीटी के द्वारा फैसला दिया जाता है वो आपका जो है अंतिम फैसला माना जाता है। और ये ज़्यादातर जो है वो आप ज़्यादातर क्या मतलब पर्यावरण से रिलेटेड जो मुद्दे होते हैं उसी के ऊपर अपना ये निर्णय सुनाती है। अगला है 77 में पूछा जा रहा है भारत में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। झारखंड जो है वो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है सोल्डर मिश्रण है। ठीक है, सोल्डर किसका मिश्रण है, तो सोल्डर जो है वो आपका टीन और सीसा का मिश्रण होता है। किसका, टीन और शीशे का। इसमें जो है आपका टीन का जो परसेंटेज होता है, ठीक है, टीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो SN से करते हैं। और इसका जो परसेंटेज होता है वो होता है 67। और वहीं शीशा जो है उसे PB से हम लोग डिनोट करते हैं। और PB का जो परसेंटेज होता है वो आपका 33% होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें, एक आपका होता है टांका। ठीक है, टांका ये क्या होता है, तो ये आपका जो है लेड और टीन, ये दोनों का मिश्रण होता है। टीन और लेड का, टीन और लेड का ये मिश्रण होता है। देखते हैं आगे। तांबा और जस्ता के देखो ये भी आपका काफ़ी अच्छा है। तांबा और जस्ता ये आपका क्या है, ये आपका पीतल बना होता है। पीतल जो है, पीतल ये क्या है कि आपका तांबा और जस्ते से मिलके बना होता है। अगला 79 की अगर बात करें तो 79 आपका ये रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी 210। 80 में बोला जा रहा है जब आप सड़क पर एक अंधी महिला को सड़क पार करने का प्रयास करते हुए देखते हो तो आप क्या करोगे। ये भी आपका रीजनिंग का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, जाकर उसकी मदद करते हैं। 80 नंबर देखते हैं, ये मैथ का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी नंबर 52। 82 का जो सही आंसर है वो होगा डी नंबर। 83 ये पूछा जा रहा है 2017 का द मान बुकर पुरस्कार जो है वो किसने जीता था। तो 2017 में मान बुकर पुरस्कार जो है वो जॉर्ज सैंडर्स के द्वारा जीता गया था। वहीं अगर बात करें 2023 की, तो 2023 का जो आपका द मान बुकर पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है टाइम शेल्टर बुक के लिए। कौन सा बुक, टाइम शेल्टर। टाइम शेल्टर बुक के लिए जो है ये प्राइज दिया गया। किसे दिया गया, तो ये दिया गया जॉर्जी गोस्पोडिनोवो, जॉर्जी गोस्पो, ठीक है, जॉर्जी गोस्पो
डी नोब को जो है ये पुरस्कार दिया गया, जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक, तो ये आप याद रखिएगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2023 का द मान बुकर पुरस्कार किसे दिया गया और किस बुक के लिए दिया गया। तो टाइम शेल्टर बुक के लिए जो जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। क्वेश्चन नंबर 84 पूछा जा रहा है मटर का मार्स रोग किसकी कमी से होता है। तो मटर का मार्स रोग जो है ये आपका मैग्नीज की कमी से हो जाता है। और वहीं अगर बात करें तांबा, तो तांबा जो है ये कमी, इसकी कमी से जो है नींबू में एक रोग होता है, नींबू में एक रोग होता है, उसका नाम है आपका डार्क रोग। ठीक है, डाई बैक रोग, नींबू में डाई बैक रोग, ये किसके कारण होता है, तो ये आपका तांबे के कारण होता है। वहीं अगर जस्ता की बात करें तो जस्ते की कमी से जो है वो आपको धान में खैरा रोग होता है, धान में जो खैरा रोग होता है वो जस्ते की कमी से होता है, धान का खैरा रोग, खैरा रोग। वहीं अगर बात करें बोरॉन की, बोरॉन, तो पौधों में अगर जो है उसकी पत्तियां पीला पड़ रही है और मोटा हो रहा है तो वो बोरॉन की कमी से ही होता है। उसमें क्या होता है कि जो पत्तियां होती हैं और जो तने होते हैं वो भुरभुरा हो जाता है अगर उसमें बोरॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे पूछा गया था मटर का मार्स रोग जो है वो किसकी कमी से होता है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 84 का सी नंबर मैग्नीज जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है कि एकीकृत ऊर्जा विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा को सुनिश्चित करना, और इसकी जो शुरुआत है उसका मेन जो नोडल मंत्रालय है वो आपका विद्युत मंत्रालय हो जाता है। किसके द्वारा, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 86 कि तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल निकाला जाता है किससे, तो ये चीड़ से निकाला जाता है। देखो चीड़ का जो पौधा होता है उसे एक तो आपका तारपीन का तेल निकाला जाता है, दूसरा इसका यूज जो है वो आपका फर्नीचर निर्माण में भी किया जाता है, फर्नीचर के निर्माण में भी जो है चीड़ के पेड़ का यूज किया जाता है। वहीं अगर बात करें देवदार की, तो देवदार के पेड़ से भी जो है एक तेल निकाला जिसे जो है सेड्रस ऑयल कहते हैं। ठीक है, सेड्रस ऑयल, तो ये भी पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जूनीफेरस, जूनीफेरस का क्या है, इससे भी एक प्रकार का तेल निकलता है जिसे बोलते हैं शेड काफ्ट, शेड काफ्ट तेल। ठीक है, शेड, फिर से इसे लिख दे रहे हैं, ये किससे निकलता है, तो ये आपका निकलता है जूनीफेरस से, जूनीफेरस से शेड काफ्ट, ये आपका तेल जो है जूनीपेरस निकलता है। तो आप तीनों को याद रखिएगा, तारपीन का तेल जो है चीड़ से हो गया, फिर सेड्रस ऑयल जो है वो आपका देवदार से हो गया, और जूनीपेरस से जो है वो सेड्रस काफ्ट जो तेल है वो आपका जूनीपेरस से निकलता है। देखते हैं आगे 88 पूछा रहा निम्नलिखित में से बेमेल शब्द ज्ञात करें। तो देखो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा 88 का, वो हो जाएगा आपका ए नंबर। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पे छूट गया 87, 87 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा 81, और 88 का सही आंसर हो जाएगा ए प्रकाशन। 89 का जो सही आंसर है वो आपका ए नंबर हो जाएगा, और 90 का जो सही आंसर है वो भी आपका ए नंबर हो जाएगा। 91 की बात करें तो 91 का सही आंसर हो जाएगा सी। आगे पूछा जा रहा है हर घर बिजली योजना। ठीक है, ये बिहार सरकार का स्पेसिफिक, बिहार स्पेसिफिक यहाँ पे प्रश्न पूछा गया कि हर घर बिजली योजना बिहार सरकार द्वारा शुरू कब किया गया था, ये पूछा गया। तो ये शुरू किया गया था आपका 2016 में, लेकिन यहाँ पे मंथ का नाम पूछा गया तो ये आपका नवंबर 2016 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे दूध एक उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है, दूध जो है आपका एक पायस का उदाहरण है। ठीक है, दूध आपका क्या है, पायस का उदाहरण है। आगे 94 को देखें तो 94 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 3 दिन। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 66 kg। 96 की बात करें तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। 97 का डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 98 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 561। 99 में बोला जा रहा है कि सेल का उपयोग इलेक्ट्रिक अलार्म के में किया जाता है।
ठीक है। इलेक्ट्रिक अलार्म में किसका प्रयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा लेक्लांसी सेल जो है उसका यूज जो है वो आपका इलेक्ट्रिक अलार्म में किया जाता है, और इसका कारण ये होता है कि जो आपका लेक्लांसी सेल है इसमें जो धारा की प्रवाह है वो रुक रुक कर होता है, ठीक है, रुक रुक कर होता है। इसीलिए जो है आपका इलेक्ट्रिक अलार्म हो गया या फिर जो है टेलीफोन है उसमें भी एसी का यूज़ किया जाता है, टेलीफोन में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है। साथ ही जो आपका विद्युत घंटी है वहाँ भी जो है ये आपका यूज हो रहा है, अर्थात इलेक्ट्रिक अलार्म। तो इन सारे फैक्ट को आप ध्यान में रखें। आगे एक यहाँ पे दिया हुआ है आपका ड्राई सेल। तो ड्राई सेल के बारे में एक फैक्ट जान लीजिए कि इसमें जो है आपका अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है विद्युत अपघट के रूप में। किसमें, तो शुष्क सेल ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का यूज किया जाता है। आगे है 100 नंबर। तो ये भी आपका जो है मैथ का प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.5 मतलब 7.1/5 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 का 101 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 102 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 103 का भी सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 104 का सही आंसर हो ऑप्शन नंबर डी, 2.92। बात करें अगर 105 की तो 105 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 16,000 रुपये। 106 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 32 मीटर। 107 का सही आंसर है ऑप्शन सी, 29। 108 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। 109 का सही आंसर है डी। 110 का सही आंसर हो जाएगा बी। 111 इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 112 का ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। 113 सी करेक्ट हो जाएगा। 114 की अगर बात करें तो 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 115 बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। 116 ए नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 117 की अगर बात करें तो ए करेक्ट हो जाएगा। 18 बी नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 119 डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 20 की बात करें तो 20 में जो है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका डी नंबर। 21 का सही आंसर हो जाएगा बी, अर्थात ई सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 122 में डी नंबर करेक्ट हो जाएगा, 3 2 5 4 1। 123 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 47। वहीं अगर बात करें 124 की तो 124 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है वो सही हो जाएगा। 125 में पूछा जा रहा है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है। तो याद रखिएगा बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है वो आपको कमल और साढ़ को बोला जाता है, ठीक है। बोधि वृक्ष क्या है, तो उनकी ज्ञान प्राप्ति को जो है वो रिलेट किया जाता है बोधि वृक्ष से, क्योंकि इसी पेड़ के नीचे जो है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। घोड़ा को बोला जाता है जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उसे रिप्रेजेंट किया जाता है घोड़े से। और पहला जो उन्होंने उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जो अंतिम उपदेश उन्होंने दिया है वो दिया है आपका कुशीनगर में। कहाँ, कुशीनगर में, ठीक है। आगे जो है 126 पूछा जा रहा है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था। एक्चुअली ये जो है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भी थे। और इनका जो अगर आप टाइम पीरियड देखोगे तो इनका जो टाइम पीरियड था वो 1977 से लेके जो है 79 तक का इनका टाइम पीरियड था, ठीक है। और मोरारजी देसाई की इस्तीफा देने के बाद जो है वो कौन प्रधानमंत्री बने थे, तो उनके बाद जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं, चौधरी चरण सिंह। तो ये भी याद रखिएगा, मोरारजी देसाई के बाद जो है चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। आगे है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा ये आपका लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को जो है ये आपका लागू किया गया था।
अर्थात सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और आपको मालूम है कि जो 73वां संविधान संशोधन विधेयक है ये आपका किससे रिलेटेड है, तो ये जो है आपका पंचायती राज से रिलेटेड है, ठीक है। और वहीं 74 की अगर बात करें 74वां संविधान संशोधन, तो ये आपका नगर पालिका से रिलेटेड होगा, ठीक है। मतलब गांव के लिए आपका जो है 73rd 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन जो है आपका नगर निगम या नगर पालिका से संबंधित है। देखते हैं आगे। आगे आपका जो है क्वेश्चन नंबर 128 हो जाएगा, और 128 का जो सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। बी नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 129 पूछा जा रहा है कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे, तो जेबी कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद भी थे, ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। यहाँ पे आपका जवाहरलाल नेहरू जो है इससे रिलेटेड नहीं है। कौन थे, तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है वो आपका चंपारण सत्याग्रह यहाँ पे करते हैं बिहार के चंपारण जिले में। देखते हैं अगला, वो 130 नंबर। 130 का जो सही आंसर है वो होगा यहाँ पे डी नंबर। डी नंबर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 131 का जो सही आंसर है वो है आपका ए नंबर 69। फिर है दफ्ते लूट मरुस्थल कहाँ है, तो दफ्ते लूट मरुस्थल जो है वो आपको ईरान में देखने को मिलता है। देखो ऑप्शन में आपको ईरान इराक दे देगा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। दस्ते लूट जो है, लूट किससे है, तो र के बाद ये लूट जो है ये आपका ईरान से ही रिलेट करेगा, ठीक है। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 133। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 134 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पी और टी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 135 की अगर बात करें तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 306। यहाँ पे आगे पूछा जा रहा है 136 में कि रॉलेट एक्ट के संबंध में किसने कहा था इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो आपका मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था, ठीक है। किसके द्वारा, मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये स्टेटमेंट आपका कहा जाता है। और आपको मालूम हो कि ये जो रॉलेट एक्ट है ये आपका मार्च 1918 में पास हुआ था, मार्च 1918 में पास हुआ था। और इसी के विरुद्ध में क्या है कि जब आपका जो है अमृतसर में बुलाया गया था एक सम्मेलन, वहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है इसी एक्ट के विरोध में। आगे है कि सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान किस वर्ष किया था, क्वेश्चन नंबर 137 है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1504। 1504 में जो है सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान करता है। और आपको मालूम होगा कि लोदी वंश का जो संस्थापक है वो कौन है, तो वो बहलोल लोदी है, बहलोल लोदी है। और जो सिकंदर लोदी है इसी ने 1504 ईस्वी में क्या करता है, ये आपका आगरा जो शहर है उसकी स्थापना भी करता है। अर्थात जिस साल जो है आगरा की स्थापना हुई थी उसी साल सिकंदर लोदी ने बिहार का अभियान भी किया था। देखते हैं आगे। 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो देखो पटना में पूछा जा रहा है, तो पटना में जो विद्रोह का नेतृत्व किया था वो आपका पीर अली ने किया था, ठीक है। पीर अली ने जो है इसका विद्रोह किया था। और ये जो है एक किताब विक्रेता थे, फिर बाद में इन्हें जो है वो फांसी दे दिया जाता है। और इन्हीं जिस जगह पे फांसी दिया गया है वही जगह अभी शहीद पीर अली पार्क जो है वो आपका एयरपोर्ट के पास आपको देखने को मिल जाएगा, शहीद पीर अली पार्क। आगे है वेनेजुएला के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो वेनेजुएला के घास के मैदान को जो है वो लानोस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये जो घास के मैदान है ये किस प्रकार का है, तो ये आपका उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। वहीं वेल्ड जो है ये आपका दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। फिर डॉन्स, डॉन्स भी याद रखिएगा, डॉन्स जो है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में। वहीं सवाना घास का मैदान जो है ये आपका पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में पाया जाता है सवाना घास का मैदान। वहीं अगर बात करें पंपास की, तो पंपास जो है ये आपका अर्जेंटीना में पाया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो कि साउथ अमेरिका में ये पाया जाता है, ठीक है। अर्जेंटीना में ये आपका पंपास घास का मैदान देखने को मिलेगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 140 में पूछा जा रहा है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना
कब हुई थी? ऑप्शन है 1920, 1928, 1929 या 1939। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1929। 1929 में जो है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की गई थी। और किसने इसका स्थापना किया था? तो एन.एम. जोशी के द्वारा जो है इसका स्थापना किया जाता है, एन.एम. जोशी। ठीक है, एन.एम. जोशी के द्वारा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना की जाती है। एक और आपको पूछा जाता है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसी को एटक भी बोलते हैं। तो ये जो है इसकी स्थापना की गई थी 1920 ईस्वी में। और कहाँ किया गया था? तो इसका स्थापना जो है वो बॉम्बे में किया गया था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे वो लाला लाजपत राय बनाए गए थे। और ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस है उसके अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे लाला लाजपत राय। आगे है 141 कि रजमनामा, ये पुस्तक जो है फारसी, इसका फारसी अनुवाद किसका फारसी अनुवाद है, ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा महाभारत जो पुस्तक है उसका जो फारसी में अनुवाद किया गया है वो रजमनामा के नाम से किया गया है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा महाकाव्य माना जाता है महाभारत, तो ये भी याद रखिएगा। और इसका जो फारसी अनुवाद करने का काम है वो किया गया था बदायूनी के द्वारा किया गया था। और भी कुछ लेखक थे जैसे कि आपका नकीब खां और शेख सुल्तान, लेकिन जो मेनली नाम आता है वो आपका बदायूनी का आता है। देखते हैं आगे। आगे पूछा जा रहा है भारत के नियंत्रक सह लेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है। ऑप्शन है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या 8 वर्ष। तो याद रखिएगा जो कैग है, कैग का जो टाइम पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, वो आपका 6 वर्ष का होता है। ठीक है, 6 वर्ष जो इसका टाइम पीरियड होता है। और अक्सर पूछा जाता है कि कैग का उल्लेख जो है वो किस आर्टिकल में है? तो 148 में जो है वो कैग के नियुक्ति के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कैग की नियुक्ति की जाएगी। और इसी भारत का जो है सार्वजनिक धन का संरक्षक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट इससे रिलेटेड है, याद रखिएगा। आगे है 143 धूपगढ़ किस पर्वत क्षेत्र की सर्वोच्च चोटी है? तो धूपगढ़ आपको एमपी में देखने को मिलेगा। और ये जो है ये आपका सतपुड़ा जो पर्वत है उसकी सर्वोच्च चोटी है। किसकी? सतपुड़ा पर्वत की। और सतपुड़ा कैसा पर्वत है? तो ये एक ज्वालामुखी पर्वत है। और अरावली श्रेणी की अगर बात करें तो उसमें जो है ये आपका अरावली श्रेणी जो है ये आपका राजस्थान में जो है जो रेगिस्तान है उसका मुख्य कारण है, क्योंकि ये क्या करता है, बारिश जो मानसून है उसके पवन को जो है वो रोकने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल कुछ ये फैला हुआ है जिसके कारण जो है ये राजस्थान में इस इधर वाला क्षेत्र जो है वो आपका बारिश नहीं होता। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है अरावली का वो आपका गुरु शिखर है। कौन सा? गुरु शिखर। गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। देखते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पे नीलगिरी बताया हुआ है, नीलगिरी के बारे में भी जान लेते हैं। नीलगिरी जो है ये आपका तमिलनाडु और कर्नाटका वाले क्षेत्र में फैला हुआ है। और इसका जो सबसे ऊंचा चोटी है वो आपका डोडा बेटा है, डोडा बेटा, ये इसका सबसे ऊंचा चोटी है। देखते हैं अगले प्रश्न को। आगे जो है 144 है, पूछा जा रहा है कि बोकारो स्टील प्लांट, जो बोकारो स्टील प्लांट था वो किसकी मदद से स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा बोकारो स्टील प्लांट जो है ये आपका रसिया के हेल्प से किया गया था, रूस के हेल्प से आपका ये किया गया है। और उस टाइम ये जो है सोवियत संघ कहलाता था। और इसी के मदद से जो है आपका बरौनी जो रिफाइनरी है वो भी स्थापित किया गया था। ठीक है, वो भी याद रखिएगा। बरौनी जो है जो तेल शोधक कारखाना है वो भी आपका रसिया के हेल्प से स्थापित किया गया था। देखते आगे। आगे कि दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत से धन का निष्कासन की नीति का व्याख्यान किस पुस्तक में की थी? तो देखिए दादा भाई नौरोजी ने ही जो है वो धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया था, अर्थात ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। और इसकी जो चर्चा है उन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इस पुस्तक में उन्होंने की थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 145 का बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं 146 पूछा जा रहा है अस्पृश्यता के अंत संबंधित उपबंध जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अनुच्छेद 17 में वर्णित है कि जो है अस्पृश्यता का अंत किया जाएगा। ठीक है। वहीं अगर बात करें अनुच्छेद 18 की, तो अनुच्छेद 18 में जो है उपाधियों का अंत किया जाता है। उपाधि का अंत जो है वो आपका अनुच्छेद 18 से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 15 में बोला गया है कि जाति, धर्म, वंश और लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 15 में लिखा हुआ है। वहीं अनुच्छेद 14 बोलता है कि विधि के समक्ष जो है वो समता का अधिकार होगा, मतलब सबको जो है समान ट्रीट किया जाएगा। ये आपका इसमें आता है। देखो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो है ये सभी आपका समानता के अधिकार को रिप्रेजेंट करता है। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि समानता का अधिकार जो है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। तो अनुच्छेद 14 से 18 जो है वो आपका समानता का अधिकार है। आगे पूछा जा रहा है कि शाहनामा की रचना किसने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 147 है। पूछा जा रहा है शाहनामा की रचना किसने की थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा की रचना की जाती है। वहीं अगर बात करें अबुल फजल की, तो अबुल फजल ने जो है वो अकबरनामा लिखा था। अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने। और इसी ने जो है आईने अकबरी भी लिखा है। आईने अकबरी भी जो अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। वहीं अगर बात करें अलबरूनी की, तो इसने जो है किताबुल हिंद लिखा था। किताब उल हिंद ये किसके द्वारा लिखा गया, तो अलबरूनी के द्वारा लिखा गया। और अमीर खुसरो को जो है वो तोताई हिंद के नाम से जाना जाता है। देखते हैं आगे। अगला है 148 में पूछा जा रहा है कि नील आंदोलन कहाँ चलाया गया था, बंगाल, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश। तो देखो नील आंदोलन जो है वो आपको बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पे चलाया गया था। और इसका जो अगर टाइम पीरियड आप देखोगे तो 1859-60 में जो है वो आपको नील आंदोलन होता है। बिहार में जो आपका आंदोलन हो रहा है वो नील से ही संबंधित है, लेकिन उसका नाम आपका चंपारण आंदोलन है। चंपारण सत्याग्रह के नाम से उसे जाना जाता है। देखते हैं आगे आपका पूछा जा रहा है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो सीमा रेखा है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच जो है वो आपका 38 डिग्री समानांतर रेखा है। ठीक है, 38 डिग्री समानांतर रेखा किसके बीच हो गया, तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच होता है। वहीं जो है रेड क्लिफ किसके बीच है, तो ये आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो है वो आपका रेड क्लिफ सीमा रेखा है। वहीं अगर पूछा जाए इंडिया और चाइना के बीच कौन सा है, तो वो आपका मैकमोहन रेखा है। मैकमोहन जो है वो आपका इंडिया और चाइना के बीच है। ठीक, यहाँ पे एक पूछा जाए रहा है 49वीं समानांतर रेखा। तो 49वीं समानांतर रेखा जो है ये आपका यूएसए और कनाडा के बीच में देखने को मिलता है। 17वीं समानांतर रेखा की बात करें तो यह जो है वो उत्तर वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में जो है ये आपका 17वीं समानांतर रेखा खिंचा हुआ है। देखते आगे 150 क्वेश्चन नंबर 150 पूछा जा रहा है किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय सेना का नेतृत्व किया था, ये पूछा जा रहा है। अगर ऑप्शन को देखें तो यहाँ पे 1945 है, 1943 है, फिर 1936 और 1939, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1943, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने जो है वो भारतीय सेना का नेतृत्व 1943 में किया था। और आपको मालूम होगा कि आज़ाद हिंद फौज का जो सुपर कमांडर है वो इन्हें माना जाता है, और 1943 में ही जो है उसका कमांड इन्होंने लिया था। देखो जो आज़ाद हिंद फौज है उसके जो संस्थापक ये संगठन करता है वो बोला जाता है रास बिहारी बोस को। किसे, रास बिहारी बोस को। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस तरीके से जो है आपका टोटल 150 प्रश्न को यहाँ पे कंप्लीट कराया गया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और बाकी के जो बिहार एसएससी के सेट है वो भी आपको करवाया जा रहा है, और जो भी पहले किए गए हैं वो आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है वो आपको कमेंट में दे दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।